हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल तैयारी। माय नेम इज गरित वोरा और आज हम वोकैब्स के 5 वर्ड करेंगे जो कि मोस्टली बैंक या एसएससी में कभी ना कभी पूछे ही जाते हैं। डायरेक्ट पूछ सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम एसएससी में, या फिर बैंक में कॉम्प्रिहेंशन के साथ या क्लोज टेस्ट में। तो हम इस तरह से करेंगे, रियल लाइफ सिनेरियो को देखते कि आपको ये वर्ड रटने ना पड़े और आपको पिक्चर से या कोई सिमिलर साउंडिंग वर्ड से आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फोटो के साथ। तो आपको ये पता होगा, विक्की कौशल, इन्होंने एक मूवी करी थी, ठीक है, उरी उसका नाम था। आपको याद होगा, आपने देखी भी होगी, बहुत फेमस मूवी थी। तो इस पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पे एक हिंदुस्तान टाइम ने लिखा था एक आर्टिकल, ठीक है। उसमें ये कहा था कि उरी डायरेक्टर, मतलब उरी के जो डायरेक्टर थे, आदित्य धीर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि देयर इज अ फाइन लाइन, मतलब एक बहुत पतली लाइन है, किसके बीच में, जिंगोइज्म के बीच में और पेट्रियोटिज्म के बीच में। अब ये दो वर्ड क्या होता है, ठीक है। जिंगोइज्म के बीच में और पेट्रियोटिज्म के बीच में एक फाइन लाइन है, जिसमें एक कंट्रोवर्सी हुई थी और विक्की कौशल जो ये इन्होंने सोल्जर का रोल करा था, वो भी फेमस हुआ था बहुत ज्यादा। तो अब इसका मतलब क्या आता है इन दोनों वर्ड का, ठीक है। अगर आपके सामने ये आर्टिकल डायरेक्ट आ जाए एग्जाम में, तो आप इनको दोनों का वर्ड का मतलब आपको अगर पता नहीं होगा तो आप कैसे टिक कर पाएंगे। तो क्रिटिक्स में भी क्या कहा, क्रिटिक्स को कहा कि एंटाइटल टू देयर ओपिनियन, वो अपनी ओपिनियन पे एंटाइटल है, मतलब उनको जो करना है वो ठीक है। पर उन्होंने कहा देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन जिंगोइज्म एंड पेट्रियोटिज्म। इसका क्या मतलब है वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। मतलब आपको खुद को ही खुद को पुश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई आपके लिए, अगर आपको कोई एग्जाम देना है तो आपको ही देना पड़ेगा, कोई दूसरा आपकी जगह जाके नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आपको खुद ही को सब कुछ करना है, तो उसको आप खुद को पुश करो, दूसरों पर डिपेंड मत रहो कि कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड, सबसे पहला वर्ड है बेस्ट ओ। बेस्ट ओ का क्या मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब है प्रदान करना, ठीक है, हिंदी में इसका ये मतलब है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, गिव मतलब देना, ऑनर मतलब किसी की इज्जत करना, ऑनर देना, ऑनर विद, ग्रांट मतलब प्रदान करना, ग्रांट का मतलब इंग्लिश में होता है प्रदान करना। तो इसके एंटोनिम क्या होंगे, टेक ले लेना, अगर किसी को अपन ग्रांट कर रहे तो वापस उससे चीज ले ली, कीप हमने दी नहीं उसको चीज, हमारे पास ही रख ली, डिनाई किसी ने कुछ मांगा और हमने मना कर दिया। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। आप इसको अब थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, इस फोटो में देखिए, ये इसको क्या कर रहा है, ग्रांट कर रहा है। ये इस पे कोई भी जिम्मेदारी जैसे होता है, कभी भी स्पीच में आप देखना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्टोड अपॉन मी, ठीक है। तो जो भी मेरे पे जो जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, जो भी जिम्मेदारी मेरे को मिली है वो मैं उसका पालन करूंगा। वो ये ऐसे कभी कभी जो शपथ वगैरह लेते हैं, तो ये लाइन जरूर होती है बेस्टोड अपॉन मी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रदान करना, ऑनर विद मतलब उसको ऑनर ही करा है, कोई जिम्मेदारी दी है तो उसको ऑनर ही करा है, वो देखे, ग्रांट करा है, गिव करा है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, कि कोई अच्छा आदमी होता है, बेस्ट आदमी होता है, उसकी कोई भी चीज हमको ओ नहीं करनी चाहिए। ओ मतलब, ओ मतलब कर्ज में आ जाना, ओ मतलब हमने ले ली वो, उसका हम पे कोई ना कोई एहसान है, ओ है, ठीक है, ये चीज मैं ओ करता हूँ। तो बेस्ट आदमी को कोई चीज है ना, ओ नहीं करनी चाहिए। बेस्ट को नहीं रखो ओ, तो क्या हो जाएगा, बेस्ट तो मतलब वापस दे दो, प्रदान कर दो उसको, वापस दे दो, ठीक है, गिव कर दो, ग्रांट कर दो उसको। तो इसको हम सेंटेंस में देखें तो और समझ में आएगा, यू शुड बेस्टो मोर टाइम टू वर्क एंड लेस टू डे ड्रीमिंग। मतलब जो दिन में सपने देखना होता है उसको कहते हैं डे ड्रीमिंग। तो ये कह रहा है कि तुम्हारा जो टाइम है वो किस में दो, वर्क में दो, मतलब जो गिव करो, ग्रांट करो, मतलब खुद के पास मत रखो वो टाइम, इसमें लेस किस में करो, डे ड्रीमिंग में करो, और ज्यादा टाइम किस में दो, वर्क को। तो ये कह रहा है यू शुड बेस्टो मोर टाइम टू वर्क एंड लेस टू डे ड्रीमिंग। दिन में सपने से ज्यादा जो काम है वो टाइम किसको दो, किसको प्रदान करो, वर्क को, ठीक है। अब आपको समझ में आया थोड़ा, और ये फोटो से देख लो, कोई भी बेस्ट आदमी होता है उसकी कोई चीज और नहीं करनी चाहिए, वापस दे देनी चाहिए उसको, तो बेस्ट हो। सेकंड देखते हैं, डूबियस। इसका क्या मतलब होता है डूबियस का, ये आए हुए एसएससी में और बैंक में भी आए हुए डायरेक्ट वर्ड डूबियस। तो डूबियस का हिंदी में मतलब होता है संदिग्ध,
ठीक है, कोई संदिग्ध है, कोई आदमी डूबियस आदमी है, मतलब संदिग्ध आदमी है, उस पर कुछ ना कुछ शक है, तो सिनोनिम क्या होंगे? अनक्लियर, डाउटफुल, सस्पेक्ट। कोई चोर है, मतलब वो बहुत ज्यादा मुंह छुपा रहा है या कुछ कवर कर रहा है, तो उसका जो बिहेवियर क्या है, डूबियस लगता है हमको कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब उस पर हमको डाउट जाता है, हम उसको सस्पेक्ट करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अनक्लियर है, मतलब जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसा नहीं है उसका, तो डूबियस बिहेवियर है उसका। तो अब एंटोनिम देखो इसका, एंटोनिम होगा क्लियर। ठीक है, अनक्लियर का क्या? क्लियर। रिलायबल, मतलब किसी पे शक नहीं है, कोई डूबियस काम नहीं कर रहा है तो रिलायबल है। डेफिनेट, मतलब वो है जैसा है, कोई चेंज नहीं हुआ है, उसका बिहेवियर बिल्कुल डूबियस नहीं लग रहा है, डेफिनेट बिहेवियर लग रहा है उसका। तो सेंटेंस में हम देखते हैं तब और पता चलेगा। दीज क्लेम्स आर डूबियस, ठीक है, अनक्लियर है, मतलब कोई पक्का नहीं है कि ये क्लेम्स कैसे हैं, एंड नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, और डूबियस है, मतलब हम पे हमको शक भी है इस पे कि ये कैसे क्लेम्स है, ठीक है, इन पे कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रहा है हमको, तो डूबियस क्लेम्स। तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होगा तो डेफिनेट नहीं होंगे, रिलायबल नहीं होंगे, साइंटिफिकली कोई चीज प्रूव हो जाती है, रिलायबल होती है, डेफिनेट होती है, क्लियर होती है, पर क्या है ये? डूबियस है, मतलब इस पे मेरे को डाउट है, सस्पेक्ट है, अनक्लियर है। अब आया थोड़ा समझ में आपको? तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, एक फोटो से और एक ट्रिक से, सिमिलर साउंडिंग वर्ड से। तो नहीं है ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है कि ये चीज जो है जैसी दिख रही है वैसी है, ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज नहीं है ऑब्वियस, तो वो क्या है? डूबियस है, ठीक है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। अगर कोई चीज ऑब्वियस नहीं है, ऑब्वियस वर्ड ऐसा वर्ड है जो आप सुनते ही होंगे कि ऑब्वियस है कि वो नहीं जाएगा, ऑब्वियस है वो नहीं आएगा, ऑब्वियस है ये चीज होगी, ठीक है। ऐसा कुछ अलग वर्ड नहीं है जो हमारे रियल लाइफ में नहीं आता है यूज। तो डूबियस नहीं है ऑब्वियस, तो क्या है? डूबियस। अब आप इससे भी देख सकते हैं कि अगर कोई डूब गई चीज, ठीक है, डूब गई, अब इसको पता नहीं चल रहा क्या हुआ, किस वजह से ये डूबी है, कोई इसको डाउट हो रहा है कुछ ना कुछ हुआ होगा, या गिर गई होगी, या किसी आइसबर्ग से टकरा गई होगी, या इंजन फेल हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसको डाउट हो गया कि क्या हुआ था, तो ये क्यों डूबी, ठीक है। दो तरीके मैंने बता दिए, इसमें से आपको जो बेटर साउंडिंग लग रहा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ये है इम्बाइब। इम्बाइब का क्या मतलब होगा? देखो, इम्बाइब का हिंदी में मतलब होता है सोख लेना, ठीक है, सोख लेना मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। सोख लेना हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्ब। तो सिनोनिम क्या हो गए? एब्जॉर्ब, स्वॉलो और कंज्यूम। ठीक है, हमने कोई चीज पी ली तो इम्बाइब कर लिया उसको, ठीक है, सोख ली, एब्जॉर्ब कर ली। और कोई पेड़ को हम पानी देते हैं तो वो क्या कर लेता है? उसको इम्बाइब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे कैसे हम नॉलेज को भी इम्बाइब करते हैं। इस वर्ड का यूज नॉलेज में बहुत ज्यादा आता है। क्या आपने ये नॉलेज इम्बाइब करी है खुद में, मतलब सोख ली है, एब्जॉर्ब करी है खुद में, तो इसका बहुत यूज होता है इम्बाइब का। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? फास्ट। अगर कोई चीज आप फास्ट, आप सुना होगा मेरा फास्ट है आज, मतलब फास्ट का मतलब होगा कि मैं आज कुछ भी नहीं कंज्यूम करूंगा, ठीक है। डोंट टेक मतलब कुछ भी चीज नहीं लूंगा, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे? दीज प्लांट्स इम्बाइब, मतलब ये जो प्लांट्स है इम्बाइब करते हैं, मतलब क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं मॉइस्चर। ये मॉइस्चर पता है? थ्रो देयर रूट्स, मतलब उनकी रूट है, कोई पेड़ है उनकी रूट्स है, तो वो जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, पानी के कारण अगर मॉइस्चर होता है वो इससे इम्बाइब करता है, मतलब इससे एब्जॉर्ब करता है। अब आया थोड़ा समझ में पिक्चर से, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, इम्बाइब। अब मैं जो कह रहा था कि नॉलेज में भी हम इम्बाइब करते हैं, नॉलेज में भी हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो कोई भी हम बुक पढ़ते हैं, जैसे बाइबल है, तो बाइबल में अच्छी चीजें लिखी है, तो हम उसको क्या करेंगे? इम्बाइब करेंगे, हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे, हम क्या? कंज्यूम करेंगे। जैसे गीता है, गीता में भी कुछ चीजें लिखी है, तो हम उसको इम्बाइब करेंगे। या किसी की आप है ना ऑटोबायोग्राफी पढ़े और वो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगे, तो उसकी जो भी ऑटोबायोग्राफी में चीजें, हम उसको क्या करेंगे? इम्बाइब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है? बाइबल को करो इम्बाइब, ठीक है, ये वर्ड आ गया। बाई बाइब आ गया, इसमें अगर सिर्फ एल लगा दे यहाँ पे तो क्या बाइबल बन जाएगा? तो बाइबल को करो इम्बाइब, बाइबल में जो भी चीजें लिखी है उसको इम्बाइब करो, उसको एब्जॉर्ब करो, उसमें से कुछ सीखो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में
जारगन, जारगन का क्या मतलब होता है? जारगन का हिंदी में मतलब होता है निरर्थक बकवास। मतलब कुछ भी बकवास करता जा रहा है, जारगन बोलता जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, कोई भी अनइम्पोर्टेंट बात है ये, ठीक है, जारगन करता जा रहा है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? अनक्लियर स्पीच, मतलब कोई साफ ही नहीं बोल रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है। जैसे एक वो गोलमाल में वो एक कैरेक्टर था गूंगा, वो कुछ भी जारगन करता रहता था, ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो क्या कर रहा था? जारगन, ठीक है, नॉनसेंस टॉक। कोई अगर सही भी समझ में आ रहा है अपन को, लेकिन वो काम की बात कर ही नहीं रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है, तो क्या कर रहा है, हम क्या कहेंगे, वो तो क्या कर रहा था? जारगन कर रहा था। तो इसके एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम हो गए क्लियर और सेंसिबल। अगर कोई आदमी सेंसिबल बात बोल रहा है जिसका कोई मतलब निकलता है, तो हम क्या कहेंगे? वो जारगन वाला आदमी नहीं है, वो जारगन नहीं करता है, वो इंपॉर्टेंट बात बोलता है। ठीक है, अब थोड़ा समझ में आया आपको? अब हम सेंटेंस से देखते हैं। शी यूजेस सो मच जारगन, मतलब कुछ ना कुछ बोला है उसने, ठीक है, कुछ अर्थ नहीं निकला उसका। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड हर एक्सप्लेनेशन, मतलब उसने कुछ कहा कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ जारगन बोलती जा रही है, ये वो, तो उसको समझ में नहीं आया, तो क्या कहा? तो उसने जारगन कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा उठ पटांग चीजें बोल दी, मेरे को समझ में नहीं आई, तो उससे उसको समझ में नहीं आया एक्सप्लेनेशन उसका। ठीक है, अब समझ में आया आपको थोड़ा? अब इसको याद कैसे करेंगे? समझो कोई भी जागरण होता है, आप दूर है, ठीक है, और जागरण कहीं पे हो रहा है, तो आपको ना तो वहां पे कोई भजन समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप क्या सुनते हैं? कुछ भी बोलते जा रहा है, कुछ भी बोलते जा रहा है, आपको सही से क्लियर आवाज नहीं आ रही है, तो जारगन हो रहा है। जैसे ये, अगर ये प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, ठीक है, कोई भजन इसको प्रोफेशनली नहीं गाता है, तो ये कुछ भी गाएगा, ठीक है, तो ये जारगन करेगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखें, जागरण में जारगन, ऐसे कर दो ये फोटो से कि इसको कुछ भी गाता जा रहा है, इसको आ तो नहीं रहा है, प्रोफेशनल कोई भजन वाला नहीं है, सिंगर नहीं है, तो ये क्या गाएगा? जागरण में जारगन ही गाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझ में आया आपको? इस ट्रिक से या फिर इस फोटो से आप याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब वो ये पहला वर्ड जो मैंने कहे थे दो, जिंगोइज्म और पेट्रोटिज्म, ये अगर डायरेक्ट पूछ ले आपसे तो इसका क्या मतलब होगा? तो जिंगोइज्म का मतलब होता है अंधराष्ट्रता। अंधराष्ट्रता का मतलब, पहले पेट्रोटिज्म का देखते हैं। इसका है राष्ट्रवादी कोई हो, मतलब जो अपने नेशन को फर्स्ट रखता हो, तो उसको कहते हैं पेट्रियोटिक है वो, ठीक है, उसमें पेट्रियोटिज्म है कि नेशन को फर्स्ट रख रहा है। लेकिन वो जेंगोइज्म कब बन जाएगा? जब वो उसके अलावा कोई दूसरी चीज देख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी चीज नेगेटिव, एक ही चीज को नहीं देखना चाहिए हमेशा। अगर नेशन का रख दिया तो दूसरे लोग, उनके पीपल का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब पेट्रियोटिज्म कब बहुत ज्यादा अंध राष्ट्रीयता बन जाती है, मतलब राष्ट्रीयता कब अंध राष्ट्रीयता बन जाती है? जब वो बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या बन जाती है? जिंगोइज्म बन जाती है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? ओवर नेशनलिज्म, मतलब बहुत ज्यादा नेशनलिज्म उसमें भर गया है, बहुत राष्ट्रवादी हो गया है। ठीक है, फिर नैरोनेस, मतलब नैरोनेस के भाई उसने इसके अलावा कोई दूसरी चीज देखी ही नहीं, लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक, ओवर पेट्रियोटिज्म, ये होगी सेम चीज, ओवर पेट्रियोटिज्म कर दिया, ज्यादा पेट्रियोटिज्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो जेंगोइज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी ये उरी मूवी में। उरी मूवी में उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा जेंगोइज्म है, लेकिन वहां का डायरेक्टर कह रहा था कि नहीं, इसमें तो पेट्रियोटिज्म है। फिर बाद में उसने कहा कि एक थिन लाइन है किसके बीच में? जिंगोइज्म में और पेट्रियोटिज्म में। उसने कहा वो थिन लाइन है, तो वो थिन लाइन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा अनबायस, मतलब जो आदमी किसी चीज को प्रेफरेंस नहीं देता, सबको बराबर रखता है, अनबायस है। न्यूट्रल, मतलब ना इस साइड है ना उस साइड है, तो इसके एंटोनिम हो गए। फिर सेंटेंस में देखते हैं, पेट्रियोटिज्म कैन टर्न इनटू जिंगोइज्म। ठीक है, पेट्रियोटिज्म है वो जिंगोइज्म में टर्न हो सकता है। एंड इनटॉलरेंस, ठीक है, इनटॉलरेंस में भी टर्न हो सकता है वेरी क्विकली। वेरी क्विकली, अगर उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करा जाए, उसको कर्ब नहीं करा जाए, कर्ब का मतलब होता है, कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना। अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं करा जाए, कर्ब नहीं करा जाए, तो क्या होगा? जो पेट्रियोटिज्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंगोइज्म में। ठीक है, अब थोड़ा समझ में आया आपको? फोटो से याद रख लो, ये उरी मूवी का रेफरेंस याद रख लो। और ज्यादा पेट्रियोटिज्म किस में होता है? जी आ गया जिंगोइज्म में, पेट्रियोटिज्म का इज्म इसमें आ गया, तो ज्यादा पेट्रियोटिज्म क्या हो जाता है? जिंगोइज्म। ठीक है, ऐसे आप याद करो कोई भी
जैसे आर्टिकल आया तो ये आर्टिकल डायरेक्ट भी पूछ सकते थे किसी में। तो ये 5 वर्ड मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और आपको कोई नए वर्ड भी पता चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Please like,